पूरे देश में कट एंड कमीशंस का जाल बिछा हुआ। कट एंड कमीशंस का भ्रष्टाचार अपने देश में कण कण में यहाँ पर विद्यमान है। हम सब लोग मिलकर पहले दलित मुख्यमंत्री दिल्ली के सपने को साकार कर सकते हैं। मैं बात कहां से शुरू करूं? जब 2010 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त मुझे अमेरिका गए हुए 8 साल हो चुके थे। मैं 2002 में गया था। वहां पर जाके मैंने एमबीबीएस तो मैंने इंडिया से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने वहां पे नियोनेटल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स में अपनी फेलोशिप और सीनियर रेजिडेंसी की। और उस वक्त जब 2008 में मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना न्यूबॉर्न बेबीज का, तो तब भी मन में एक चाहत थी कि भारत में पॉलिसी कैसे सुधारी जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स। आज विकसित देशों में और भारत में अगर हम चीजों पर ध्यान दें तो लगता है कि पॉलिसी, राजनीति शब्द इतना महत्वपूर्ण है और संस्कृत का शब्द सब कुछ बयान करता है। राज्य की नीति, राजनीति ये नहीं कि मैंने क्या भाषण बाजी दी, मैंने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने बाजू किस ढंग से मोड़ी, मैं मोटरसाइकिल पे कैसे बैठता हूँ, गाड़ी से कैसे उतरता हूँ। इट्स ऑल अबाउट राज्य की नीति, यानी कि आपकी पॉलिसी क्या है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने का मंत्र, और शिकागो उन सिटीज में से है जहां पर आज भी नस्लवाद या रेसिज्म बड़े स्ट्रांगली वहां पर आप देखने को मिलता है। जो अपने भारत में जिस प्रकार की समस्याओं को हम जूझते हैं, जो जातिवाद यहाँ पे है, वहां पे अमेरिका उसको नस्लवाद के रूप में देखता है। शिकागो ऐसा सिटी है जहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स आपको स्टार्कली वहां देखने को मिलता है। साउथ शिकागो में चले जाइए, मैंने वहां पर काम किया, जैक्सन पार्क हॉस्पिटल, कुक काउंटी हॉस्पिटल एवं एडवोकेट ट्रिनिटी हॉस्पिटल, इनमें मैंने न्यूबॉर्न बेबीज के डॉक्टर्स के रूप में काम किया। वहां पर जो ये आपको स्टार वे में दिखता है, जिस प्रकार स्पष्ट रूप से दिखता है, और जिस प्रकार से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को वहां पर नस्लवाद के नाम पर दबाया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन, आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी यहाँ पर है, होती है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाई थी, लेकिन वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन आम आदमी के साथ खड़ा है, लेकिन तब भी रेसिज्म, नस्लवाद वहां जिंदा है। तो जब मैं 2010 में अन्ना आंदोलन के लिए आया तो उस वक्त मेरे मन में सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स और भ्रष्टाचार से लड़ने की ख्वाहिश थी। अन्ना आंदोलन में हमने समय दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, तो मैंने तब भी तन मन धन से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, सपोर्ट किया, और एनआरआई सेल का मैं को कन्वीनर भी था। जब 2015 में हमारी पहली बार सरकार बनी, 49 दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसको आप कहते हैं स्टेबल मेजोरिटी मिली, 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की एक मेजोरिटी के साथ फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट बनी। उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं। जब झाड़ू सिंबल का विमोचन हुआ 2014 में, जब हमें 13 में जब झाड़ू सिंबल मिला, तो तब मैं चिन्ना जी महाराज, जो कि वाल्मीकि बस्ती में, आप सबको ध्यान होगा कि झाड़ू सिंबल का लॉन्च वाल्मीकि बस्ती नई दिल्ली से किया गया था। उस फंक्शन में मैं भी मौजूद था, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अरविंद कुमार विश्वास, चिन्ना महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद मैं समय समय पर उनसे मिलता था। 2016 में जब मैंने आम आदमी पार्टी हट से मैंने खुद छोड़ी, विरोध किया, उसके बाद मैं फिर चिन्ना महाराज जी के पास गया, क्योंकि मेरे मन में तब भी कह सकती कि सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को कैसे पूरा किया जाए। चिन्ना महाराज जी ने मुझे बोला था कि राखी बिड़लान को बना तो दिया गया एमएलए के रूप में, बाद में आई थिंक मंत्री वो बनी नहीं थी कभी, बाद में डिप्टी स्पीकर बना गया, लेकिन हमारे समाज की चाहत अभी भी कंप्लीट नहीं। फिर 2018 में 19 में मैं उनसे फिर मिला, जब मैं ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज शूट कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैंने एक चीज को बड़े नजदीकी से देखा है वो इस करंट जनरेशन को भी देखने को मिले एवं पोस्टेरिटी के लिए, यानी कि आने वाली जनरेशन को भी देखने को मिले। तो हमने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज बनाई, और उसको आप यूट्यूब पर फ्रीली देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता मुनीश आप डालेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा। चिन्ना महाराज से जो भी मेरी मुलाकातें हुई, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए, और एक वीडियो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पर है। और उसके अलावा मैंने जो बस्ती में जाकर मैं वहाँ पे जिस जगह कभी मैंने वहाँ पे मुलाकात की, उन सबको मैंने सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया। आप इन सबको यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये देखिए, एनीवे इसको आप देख सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस, उसके बाद तो मेरा जो मन था और हमारे साथियों का मन था वो भ्रष्टाचार का निवारण एवं सोशल जस्टिस। बातें आगे बढ़ती गई, कोविड आया, उसके बाद मैं वापस अमेरिका चला गया। पिछले 6 महीने पहले हमने भारतीय लिबरल पार्टी की स्थापना की। मीनवाइल ये भटकाव जारी था, और डीसी कपिल साहब से मुलाकात। डीसी कपिल साहब से मैं पिछले कई हफ्तों में कई बार मिल चुका हूँ। उनका धन्यवाद कि वो ऑफिस में आए। जब 2015 में हमारी गवर्नमेंट बनी, तब संदीप वाल्मीकि भी हमारे मंत्री थे। उनसे मेरा अक्सर उठना बैठना होता था, क्योंकि मैं उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी
मतलब मैं उनके साथ हेल्थ एडवाइजर का काम कर रहा हूँ। वो भी अपनी वही वेदना बताते कि मैं मिनिस्टर हूँ लेकिन मुझे कुछ काम नहीं करने दिया जाता। तो जब डीसी कपिल साहब से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि जैसे एक मन चाही बात जिसके पीछे हम काफी सालों से भटकाव कर में थे, सरवर साहब भी आए, तो लगा कि ये सब आई थिंक बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा आपने बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपको साधुवाद कि आपने इस पे अच्छी सोच, जो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, जो काशीराम जी कहते थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने एक प्रकार से दृढ़ निश्चय किया। भारतीय लिबरल पार्टी का ऑफिस फैज रोड, गली नंबर 14 के फैज रोड पे ही है। आप सभी का स्वागत है। हम उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और कपिल साहब से इस विषय में इनफॉर्मल वे में और फॉर्मल वे में काफी बातें भी हुई हैं। अपने अकबर खान साहब महासचिव हैं पार्टी के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी लंबे समय से इस किस्म की बातें हुई हैं। एक साहब ने अभी बताया कि भागीदारी के तहत डिप्टी सीएम एक मुस्लिम बंधु को बनाया जाए और गृह मंत्री उनके जैसे उन्होंने बड़े अच्छे, गृह मंत्री का मतलब एक बाकी बिहारी, किस किस्म का एक व्यक्ति जो लड़ सके, तो उन्होंने उसमें एक सिख व्यक्ति का सुझाव दिया जो कि बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बात कही। तो मैं आज यहाँ पर भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से इस मंच पर, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे आने वाले दिनों में, लेकिन आज मैं अपने सभी साथियों के बीच में यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम सब लोग मिलकर पहले दलित मुख्यमंत्री दिल्ली के सपने को साकार कर सकते हैं और साथ ही साथ तो दलित सीएम भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली को दिया जा सकता है और दिलवाएंगे। साथ ही साथ इससे एक बात भी तय होती है कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो स्वयं चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। सेकंड पॉइंट, जैसा कि कपिल साहब ने भी सुझाया कि डिप्टी सीएम की 2 पोजीशंस के लिए मुस्लिम बंधु एवं एक ओबीसी व्यक्ति को लाया जा सकता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। सोशल जस्टिस के साथ साथ भ्रष्टाचार भी अपने को ठीक करना होगा, क्योंकि सारी लड़ाई वही भ्रष्टाचार की है। एनटीए देख लीजिए आप, ईवीएम का मामला देख लीजिए आप, दिल्ली में जो अभी हालत हुई पिछले 3 दिन में बारिश की, पूरे देश में कट एंड कमीशन का जाल बिछा हुआ, कट एंड कमीशन का भ्रष्टाचार अपने देश में कण कण में यहाँ पर विद्यमान है और जब तक उससे लड़ेंगे नहीं तो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय लिबरल पार्टी ने इसका यह सोल्यूशन निकाला है कि हम ऑफकोर्स इसमें लीगल एक्सपर्टीज और लीगल एडवाइस ली जाएगी, लेकिन जैसे हमने दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया था, आपको ध्यान होगा 2015 में जैसे सरकार बनी तो पहले अनाउंसमेंट थी डीडीसी की, दिल्ली डेवलपमेंट एंड डायलॉग कमीशन, जिसको एलजी साहब ने 2 दिन पहले ध्वस्त किया, एबोलिश किया। बड़ी खुशी की बात है। मैं 2016 से बोलता आया हूं कि डीडीसी इज लाइक ए व्हाइट एलिफेंट। ये दिल्ली सरकार एवं दिल्ली के टैक्स पेयर्स पे एक खर्चा है, क्योंकि डीडीसी ने कोई काम नहीं किया पिछले काफी सालों। तो एलजी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, डीडीसी को ध्वस्त किया। लेकिन भारतीय लिबरल पार्टी की सरकार जो अपनी बनेगी उसमें पहला कमीशन होगा करप्शन मॉनिटरिंग एवं सॉल्यूशन कमीशन, या इसको हम सिंपली एंटी करप्शन कमीशन कह सकते हैं। नेचुरली पहले ऐसी कुछ बॉडीज हैं जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो है अपने देश में, और साथ ही साथ लोकपाल स्टेट लेवल पे भी है। तो ये अपने को निकालना पड़ेगा सोल्यूशन एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा कि करप्शन को भी शुरू से कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि अपनी सीएम की कुर्सी पे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, लेकिन करप्शन को कमिटमेंट जो करप्शन कमीशन जो चाहेगा, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक आम आदमी करप्शन की शिकायत लेके आता है और वो कहता है कि मेरे मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, तो एंटी करप्शन कमीशन उस चीज को उतनी संजीदगी से लेगी जितने संजीदगी से हम करप्शन का, संजीदगी से हम सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल। तो अंत में मैं बात लंबी न कहकर आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि हम अपने इस सपने को सब मिलकर पूरा कर सकते हैं और दिल्ली के माध्यम से पहला दलित सीएम बनेगा। उसके बाद पूरे देश में इस बात की अलग जगाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना था उसको पूरा करेंगे, ताकि सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल भी पूरा हो सके। मैं कहता हूं कि अगले 5 सालों बाद, यानी कि दिल्ली में पहला दलित सीएम बनेगा, 5 सालों बाद देश तैयार हो जाएगा। अगले 5 सालों में देश में पहला दलित प्राइम मिनिस्टर देखेगा। तो इन शब्दों के साथ आखिरी पॉइंट, इन सब चिंतन में सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। जो हिंदुइज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जातिवाद। मैं पिछले 22 सालों में शिकागो में, यूएसए में, मुझे बौद्ध टेम्पल में जाने का भी मौका मिलता है। इनफैक्ट हिंदू टेम्पल जो लेमोंट में है शिकागो के बाहर, वो सबसे बड़ा टेम्पल है हिंदुओं के लिए, शिकागो में अक्सर जाता भी हुआ। लेकिन साथ में उससे पहले एक बौद्ध टेम्पल है 3-4 किलोमीटर पहले, माइल्स पहले। वहां पे जाए तो आपको थाईलैंड के भिक्षु मिलेंगे, वहां पे भिक्षु मिलेंगे, वो चलाते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म का मतलब वहां पर टिपिकली थाईलैंड या जो साउथ ईस्ट एशिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वहां पे आते हैं, अपने देश के बुद्धिस्ट लोग कम मिलते हैं। और साथ ही साथ तिब्बत का मामला मेरे दिल के बड़े क्लोज है। नैन्सी पेलोसी अब जो आई थी अभी कुछ दिन पहले धर्मशाला में, लेकिन उससे पहले भी आ चुकी है 2014-15-16 में।
अभी कांग्रेस ने, यूएसए की कांग्रेस ने बिल पास किया 12 जून 2024 को, यानी कि लगभग 2-3 हफ्ते पहले, तिब्बत रिजोल्व एक्ट। और 12 जून को कांग्रेस में सर्वसम्मति से पास हुआ कि तिब्बत के मामले में उन्होंने चाइना से आह्वान किया कि इस मुद्दे को इमीडिएटली आप सुलझाइए, तिब्बत के मुद्दे को रिजोल्व कीजिए। और 18 जून को, सिर्फ 6 दिन बाद, नैन्सी पेलोसी और रिपब्लिकन व्यक्ति के हेड में 6 लोगों का डेलीगेशन यहाँ पर आया। 6 लोगों का डेलीगेशन धर्मशाला में लैंड कर चुका था 6 दिन बाद। यानी कि आप यूएसए की कमिटमेंट देखिए तिब्बत के कॉज को, और तिब्बत का कॉज का मतलब बुद्धिज्म। तो जैसा मैंने कहा कि तिब्बत और बुद्धिज्म का कॉज मेरे दिल के बड़ा नजदीक है, तो आज मैं यहाँ भी इस बात को बड़े सीरियसली कहना चाहता हूँ, और मेरी अकबर साहब से इस बात में काफी बात हुई है कि क्यों ना बुद्धिज्म अपनाया जाए, ताकि हम एक सिंबोलिज्म तौर पे कह सके कि हम जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा हिंदुइज्म सुधर सकता ही नहीं है। इसलिए हम बुद्धम शरणम गच्छामि के प्रिंसिपल को अपनाएं, ताकि मैसेज मिले हिंदू जाति को भी कि इसको ठीक किया जाए, फिक्स किया जाए। धन्यवाद। जय भीम।